हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th मैथ्स में त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत कोण। इसके पूर्व वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कोण का परिचय आपको दे चुका हूं, कोणों को अंश और रेडियन में कैसे नापते हैं ये आपको बता चुका हूं। अब हम सबसे पहले मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं कि मान लीजिए एक किरण है, यहां से लेकर यहां तक, दूसरी किरण यहां से यहां तक एक निश्चित बिंदु से होकर जा रही है। इस निश्चित बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। एक भुजा जब ये जो भुजाएं फिक्स रहेगी इसको हम बोलेंगे आरंभिक भुजा। इस आरंभिक भुजा के सापेक्ष अंतिम भुजा का जो घुमाव होता है उसकी जो माप होती है उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। ये हम पूर्व वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब ये जो माप होती है दो तरीके से हम लोग माप सकते हैं। एक होती है क्लॉकवाइज या वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त, और दूसरी होती है दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। यहां से लेकर अगर इस दिशा में हम इस तरीके से मेजर करें, मतलब वामावर्त दिशा में अगर हम ले जाएं जो कोण की दिशा है, मतलब अंतिम भुजा प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष वामावर्त दिशा से गोल गोल घूमे तो जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग नाम देंगे धनात्मक कोण। एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में अगर अंतिम जो भुजा है प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष इस तरीके से मूव होती है वामावर्त दिशा में, तो उस कोण को हम लोग बोलते हैं धनात्मक कोण। और इसके विपरीत जो अंतिम भुजा है प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष इस दिशा में इस तरीके से मूव करें, या हम ऐसा बोले कि हम कोण का जो मेजरमेंट है हम इस दिशा से करें तो ऋणात्मक कोण होगा, और या कोण का जो मेजरमेंट है हम इस दिशा से करें तो उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक कोण। मतलब अगर हम इस दिशा से करेंगे तो धनात्मक कोण, हम कोण को लिखेंगे मान लीजिए ये 60 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक का कोण 60 डिग्री है, क्योंकि हमने इस दिशा से मेजर किया, और तो हम इसको लिखेंगे +60 या 60। और मान लीजिए ये कोण 60 डिग्री किया, अगर हमने इसको इस दिशा से मेजर किया तो ये -60, तो हम इस कोण को बोलेंगे ऋणात्मक कोण, क्योंकि उसका जो हम मेजर कर रहे हैं दक्षिणावर्त दिशा में, या इसको बोल सकते हैं क्लॉकवाइज दिशा, और इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में जब कोण को हम मेजर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक। अब हम पढ़ने वाले चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होते हैं? कोणों को उनकी प्रकृति के आधार पर, उनमें परिवर्तन के आधार पर हम लोग 4 भागों में इस तरीके से बांट सकते हैं कि एक पूरे सर्कल में हम जानते हैं एक बार पूरा चक्कर लगाने पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 को हम 4 बराबर हिस्से में को अगर बांट दिया जाए तो हर भाग को एक चतुर्थांश बोल देंगे। तो आपके सामने ये 4 चतुर्थांश है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इस भाग को बोला जाएगा प्रथम चतुर्थांश, इस भाग को बोला जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, इस भाग को बोला जाएगा तृतीय चतुर्थांश, और इस भाग को बोला जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश वो वाला हिस्सा है जहां 0 से 90 या 0 से अगर डिग्री में कहें तो 0 से 90 के बीच का पूरा ये जो भाग है आता है, या 0 से π/2 के बीच का जो भाग है वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। दूसरे चतुर्थांश में π/2 से π के बीच में, और 90 π/2 से π तक, या 90 से 180 डिग्री तक। तीसरे चतुर्थांश में 180 से 270 तक के भाग को, या 2π से 3π/, या π से 3π/2 के भाग को हम लोग बोलेंगे तीसरा चतुर्थांश। और चौथा चतुर्थांश हम बोलेंगे 270 से 360 डिग्री तक के भाग, या 3π/2 से 2π तक के भाग को हम लोग बोलेंगे चौथा। समकोणिक निर्देशांक पद्धति के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें एक अक्ष होता है, दो ऐसे समकोण में 2 रेखाएं होती हैं। ऐसा जो अक्ष होता है x अक्ष होता है, ऐसा होता है जो y अक्ष होता है। हमने सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात किए थे, ग्राफ पे संख्या रेखा पे प्रदर्शित किए थे।
उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि ये वाला जो भाग है वो प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत है, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश के जो निर्देशांक होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, दूसरे जो चतुर्थांश उसके जो निर्देशांक होते हैं वो माइनस प्लस होते हैं, तीसरे चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं माइनस माइनस, और जो चौथे चतुर्थांश के जो निर्देशांक होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। अब ये क्यों होते हैं ये समझिए। एक चतुर्थांश में देखिए किन दो भागों से मिलकर बना। पहले हम ये देख लें कि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के इधर एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष की जो धनात्मक दिशा है, मूल बिंदु के इस तरफ ऋणात्मक संख्या लिखी हुई है, ये भी एक्स अक्ष है जो क्षैतिज लाइन दिख रही है, ऊपर की तरफ वाई अक्ष है, ऊपर धनात्मक संख्याएं लिखी हुई है, नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखी हुई है। ये जो प्रथम चतुर्थांश है दो भागों से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें देखें कि जो पहला भाग है एक ये वाली लाइन है और दूसरा जो भाग है ये वाली लाइन है। तो ये इस भाग में आप ध्यान से देखिए, ये एक्स अक्ष में ये एक्स अक्ष का भाग है और इसमें धनात्मक संख्याएं लिखी हुई 1 2 3 4 5 6। तो इस लाइन में धनात्मक संख्याएं लिखी हुई, तो पहले आपको एक्स वाले भाग का चिन्ह लिखना है। तो पहले वाले ये एक्स वाला भाग है, एक्स वाला भाग का जो चिन्ह है मतलब इसमें इस चिन्ह मतलब ये 1 2 3 4 5 6 इनका सारी संख्याओं का जो चिन्ह है इस तरह 0 से इस तरह सारी संख्याओं का चिन्ह प्लस होता है, इसका चिन्ह हो गया प्लस का। फिर आपको यह वाला भाग देखना, यह वाला भाग है वाई अक्ष का, फिर पहले एक्स अक्ष वाला भाग लिखना है, फिर वाई अक्ष वाला भाग का चिन्ह लिखना है। इस वाले भाग की जो संख्या है वो देखिए, इसका चिन्ह देखिए 1 2 3 4 5 इस सारी संख्याओं का चिन्ह धनात्मक है। तो मैंने पहले बता चुका हूं 0 के ऊपर जितना भी भाग आएगा वो प्लस वाला आएगा और 0 के नीचे जितनी भी संख्या आएगी वो माइनस वाली आएगी। तो इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। आपको यह वाला भाग लेना है, प्रथम चतुर्थांश लेना है, मतलब यह वाला भाग और ये जो प्रथम चतुर्थांश है इस लाइन और इस लाइन के बीच में, ये भी प्लस वाली लाइन है, ये भी प्लस वाली लाइन है, इसलिए इसके जो चिन्ह होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। इस वाले भाग के चिन्ह देखिए माइनस प्लस क्यों होते हैं। आगे देखिए किन दो लाइनों के बीच में ये भाग आ रहा है, एक इस लाइन के बीच में आ रहा है और एक इस लाइन वाले भाग चिन्ह आ रहा है, इस वाली लाइन के बीच में आ रहा है। पहले आपको एक्स वाला भाग देखना, ये वाला देखिए एक्स अक्ष वाला, देखिए एक्स अक्ष वाली सारी संख्या यहाँ पर देखिए ऋणात्मक है तो हमने यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा दिया, और वाई अक्ष वाली जितनी भी संख्या है इसमें देखिए धनात्मक है तो हमने धन का चिन्ह लगा। तो पहले एक्स वाली संख्याओं को चिन्ह लगाएंगे फिर वाई वाली संख्याओं को चिन्ह लगाएंगे। इसलिए इस चतुर्थांश के जो निर्देशांक जितने भी होते हैं, जितने भी बिंदु रहेंगे इस चतुर्थांश में, उसके चिन्ह का जो पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश के बारे में हम देखें, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, देखिए ये जो तृतीय चतुर्थांश है इस लाइन और इस लाइन के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में है। इसका जो भाग है एक्स अक्ष वाला चिन्ह देखना है। पहले एक्स अक्ष वाला भाग की जितनी संख्या है देखिए सबका चिन्ह रहने का पहले माइनस का चिन्ह। ऐसा कैसा वाई वाले जो अक्ष है उसकी संख्याएं देखें वो भी सब माइनस में लिखी हुई, उन सारी संख्याओं का चिन्ह माइनस। तो इसलिए इस निर्देशांक में जितने भी बिंदु रहेंगे उसके निर्देशांकों का पैटर्न जो रहेगा वो माइनस माइनस रहेगा, मतलब उसके जो चिन्ह रहेंगे वो किस टाइप से रहेंगे। शुरू वाला जो रहेगा वो एक्स निर्देशांक कहलाता है, जो बाद वाला रहता है वो वाई निर्देशांक कहलाता है। इस वाले चतुर्थांश में चले तो देखिए पहले एक्स अक्ष, ये जो चतुर्थांश है इसके और इसके बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में है ये जो चौथा चतुर्थांश। पहले आपको एक्स वाला देखना, एक्स वाली सारी संख्याओं का चिन्ह आप देखेंगे प्लस का तो आप प्लस लगा दीजिए। फिर आपको वाई वाली संख्याओं का चिन्ह देखना, वाई वाली संख्याओं का चिन्ह माइनस का। तो इस चतुर्थांश में जितने भी बिंदु रहेंगे उन सबका जो निर्देशांक रहेंगे उसका पैटर्न रहेगा प्लस। चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि कैसा रहेगा इनका पैटर्न। मान लीजिए हम प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु के हमको निर्देशांक निकालना है। मान लीजिए ये बिंदु ये है,
तो सबसे पहले आपको ये करना है, निर्देशांक निकालने के लिए उस बिंदु को आपको एक्स अक्ष से मिला देना, एक्स अक्ष से मिला देना है और फिर उसको वाई अक्ष से मिला देना। बिल्कुल बिल्कुल सीधा और बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आपको मिलाना है, इस बात का ध्यान रखना। या ये उपाय है कि उस बिंदु से आपको एक्स अक्ष पर लंब डालना है और या वाई अक्ष पर लंब डालना है, बिल्कुल आड़े, और अगर सीधी भाषा में कहे तो आड़ा और खड़े के रूप में आपको मिलाना है। ऐसा नहीं मिलाना, बिल्कुल सीधा मिलाना है। जिस बिंदु पे खड़े उसको बिल्कुल इस तरीके से आपको एक्स अक्ष से मिला देना है और उसी को आपको वाई अक्ष से मिला देना है। मिलाने के बाद आपको ये करना है कि ये जो बिंदु है एक्स अक्ष को कौन सी जगह पे टच कर रहा है। आप देखिए एक्स अक्ष को ये चार इकाई पे टच कर रहा है, 4 टच कर रहा है तो आपको 4 लिख देना। और ये जो वाई अक्ष पर ये 2 पे टच कर रहा है, 2 पे टच कर रहा है। ये जो बिंदु है इसको आपने इससे वाई अक्ष से मिलाया तो 2 पे टच कर रहा है तो इसको 2 लिख दिया। तो देखिए 4 पे प्लस का है, 2 पे प्लस का है, तो इसका जो हम बता रहे थे इसका जो पैटर्न रहेगा वो प्लस प्लस का है। इस प्रकार इसी बिंदु को भी हम लोग देख सकते हैं। ये जो बिंदु है इसके आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए वही पैटर्न रहेगा। पहले आप इसको एक्स अक्ष से मिला, एक्स अक्ष से मिला, आपने देखा कि वो रीडिंग नोट कर ली कि कौन से बिंदु पर जहां पे टच कर रहा है वहां पर क्या लिखा हुआ। आप देखिए वहां पर एक्स अक्ष का जो माप है वहां पर कितनी माइनस का -4 लिख दिया, कामा लिखा देना। फिर ये जो बिंदु आपने इसको वाई अक्ष से मिलाना, वाई अक्ष से मिलाने के बाद जो रहेगा वाई अक्ष भी जो लिखा हुआ रहेगा वो लिख देना। तो -4, 5 इस बिंदु की पोजीशन हो जाएगी या इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो इसका जो हमने चिन्ह बताया था कि माइनस, इसीलिए देखिए शुरू वाली जो संख्या है इसका एक्स निर्देशांक वो माइनस में मिलेगा हमेशा और जो वाई निर्देशांक है हमेशा प्लस में मिलेगा। इसी प्रकार ये जो बिंदु है आपको इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको इसको एक्स अक्ष से मिला देना, एक्स अक्ष से मिला देना, फिर आप इसको वाई अक्ष से मिला देना। एक्स अक्ष से मिलाने के बाद उसकी रीडिंग नोट कर लेना। एक्स अक्ष पे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ -2 और वाई अक्ष पे आप लिखा हुआ -1। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो -2 और -1। इस प्रकार इस बिंदु के आपको अगर निर्देशांक निकालना है तो क्या करेंगे, पहले हम इसको एक्स अक्ष से मिला देंगे, फिर इसको आप वाई अक्ष से मिला देंगे। एक्स अक्ष से मिलाने के बाद जो एक्स अक्ष पे जो भी नंबर लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो आपको पहले 2 लिख देना और फिर इसको वाई अक्ष से मिला देंगे। वाई अक्ष से मिलाने के बाद वाई अक्ष की जो भी संख्या लिखी रहेगी, जैसे यहाँ -3 लिखा है तो इसको यहाँ लिखेंगे, तो इसको इसका एक्स निर्देशांक बोलेंगे और ये इसको इसका वाई निर्देशांक बोलेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं कक्षा 9वीं 10वीं में कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हमने पढ़ा था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ये थीटा एक कोण होता है, न्यून कोण होता है। मान लीजिए कि वो न्यून कोण जो है वो थीटा है। अब उस केस में हम आपको बता चुके हैं, पहले में पढ़ चुके हैं कि प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान धनात्मक होता है। प्रथम चतुर्थांश में समस्त त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान धनात्मक होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रथम चतुर्थांश से आता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक के बीच का कोण। 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट किसी का भी मान आपको ऋण में नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए, इसका अर्थ ये हुआ कि साइन 60 का मान आपसे पूछा गया कि क्या है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ये आपको प्लस मिलेगा क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है वो होता है धनात्मक। इसी प्रकार आपसे पूछा गया कि cos 45 का मान क्या होता है। cos 45 का मान आप जानते हैं कि 1/√2 होता है, वो धन में है। क्यों? क्योंकि सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक होता है। अब प्रथम चतुर्थांश क्यों? 45 का मतलब होता है 0 से 90 के बीच में, 45 है 0 से 90 के बीच की संख्या। हम आपको बता चुके हैं कि प्रथम चतुर्थांश मतलब 0 से 90 के बीच का कोण, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो भी भाग रहेगा वो रहेगा प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में आप चाहे किसी का भी मान निकाल लीजिए, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का,
सारे मान आपको धनात्मक मिलेंगे। दूसरे चतुर्थांश की ओर चले, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक के सारे मान धनात्मक रहेंगे, बाकी सारे मान मिलेंगे आपको ऋणात्मक। दूसरा चतुर्थांश का मतलब हुआ 90 से ज्यादा और 180 से कम। मतलब इसका यह हुआ कि अगर आपसे पूछा गया कि tan 120 का मान आप बताएं, आप डायरेक्ट बता सकते हो उसका चिन्ह क्या है। तो आप बता सकते हो कि tan है क्योंकि दूसरे ये 120 क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश में क्यों है? क्योंकि वो 90 जो 120 है वो 90 और 180 के बीच में आता है। 90 और 180 के बीच में आता है, इसलिए वो दूसरे चतुर्थांश में। अब हम जानते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक को छोड़ के सब ऋण वाले होते हैं। तो देखिए ये साइन मान, साइन तो है नहीं, कोसेक भी नहीं है, तो tan, cos, cot और sec सारे मान जितने भी मिलेंगे आपको वो आपको मिलेंगे ऋणात्मक होंगे। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि cos 120 का मान धन में रहेगा या ऋण में रहेगा, आप बता सकते हो ऋण में रहेगा। आप अगर आपसे पूछा गया कि cot 150 का मान क्या रहेगा, धन में या ऋण में, आप बता दोगे ऋण में। क्यों? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में tan, cos, cot, sec का मान जो रहेगा मान रहेगा ऋणात्मक, और हमने यहाँ पे मान लिया इसका जो न्यून कोण है वो थीटा मान लिया। इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में tan और cot का मान जो रहेगा धनात्मक रहता है, और बाकी सारे जो मान रहेंगे साइन, cos, कोसेक और sec। तीसरा चतुर्थांश मतलब होता है जो चतुर्थांश जिसमें कोण का जो मान हो 180 से ज्यादा हो और 180 और 270 के बीच में हो। मतलब 300, 330, 301, 302, 300 से लेके 270 से लेके 370 तक की संख्याएं रहेगी तीसरे चतुर्थांश में। और चौथे जो चतुर्थांश में सेक और कॉस को छोड़ के सारे मान रहेंगे ऋणात्मक। मतलब सेक का जो भी मान रहेगा चौथे चतुर्थांश में, कॉस का जो भी मान रहेगा चौथे चतुर्थांश में, और सब दोनों रहेंगे धनात्मक, और tan, cot, sin और कोसेक के मान आपको मिलेंगे ऋणात्मक। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? अब इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि अगर हमने नहीं बताया कि क्यों तो इसका वो रटना हो जाएगा, और गणित रटने की विषय वस्तु नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों है ऐसा कि इसके मान क्यों धनात्मक होते हैं, इसके मान यहाँ पे क्यों ऋणात्मक होते हैं, ये सारी बातें हम लोग अब अगले वाले भाग में आपको बताएंगे। चलिए इस चीज को समझने के लिए हम कुछ मूलभूत बातों पर चर्चा करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मूलभूत त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ स्ट्रक्चर है, और ये हमको पक्का कर लेना है, ये हमको दिमाग में बिठा लेना है कि ये जब भी लगेंगे, जब हम किसी समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, जब भी समकोण त्रिभुज की चर्चा होगी तब ही ये जो रूल्स हैं वो लगेंगे। अगर समकोण त्रिभुज कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है तो हम इसके ये सूत्र एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हमको ये क्लियर कर लेना है कि ये जब भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी फॉलो होते हैं जब हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसके लिए हमको त्रिभुज को जानना जरूरी है। त्रिभुज सभी जानते हैं क्या होता है, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को बंद आकृति को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। अगर कोई त्रिभुज ऐसा हो जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती है, 3 शीर्ष होते हैं, कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री का हो, किसी तीन कोणों में से अगर एक भी कोण 90 डिग्री का होगा तो हम उस त्रिभुज को बोलेंगे समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये समकोण त्रिभुज आपके सामने है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का आप देखिए, एक त्रिभुज है, मैं इसको नाम दे दिया मैंने एबीसी। इसको समकोण त्रिभुज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी त्रिभुज में 2 कोण 90 डिग्री का हो तो फिर क्या? ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि अगर एक कोण 90 डिग्री का है, दूसरा भी 90 का होगा तो 90, 90, 180 का, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अब 2 कोणों का योग 180 हो गया तो तीसरा जो कोण होगा वो 0 डिग्री का होगा, जो संभव नहीं। इसलिए त्रिभुज में ये 2 कोण 90 डिग्री के नहीं हो सकते। अतः कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब समकोण त्रिभुज में जहां पर भी 90 डिग्री का कोण हो, यह हमको फिक्स कर लेना है, यह हमारे दिमाग में बिठा लेना है कि जहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा को ही कर्ण बोलेंगे या हाइपोटेनस बोलेंगे। जो जहां पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा को ही कर्ण बोलेंगे। ठीक, जो भी कर्ण और फिर जो हम जिस कोण के सापेक्ष हम लोग को मेजर करना है, मान लीजिए यहां पर हमने थीटा लिया है, थीटा के सामने वाली जो भुजा रहेगी,
थीटा के सामने वाली, जस्ट सामने वाली जो भुजा रहेगी उसको हम लोग लंब बोलेंगे या परपेंडिकुलर बोलेंगे। जिस कोण के सापेक्ष जैसे हमने थीटा लिया तो थीटा यहाँ पर, थीटा के सामने वाली जो भी भुजा रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे लंब बोलेंगे या इंग्लिश में कहेंगे तो परपेंडिकुलर बोलेंगे। और बचे हुई जो तीसरी भुजा रहेगी, और बची हुई जो तीसरी भुजा रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे आधार बोलेंगे या बेस बोलेंगे। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, सभी जानते हैं, लंब, आधार और कर्ण। कर्ण कौन सी भुजा को बोलते हैं? जो 90 डिग्री के ठीक सामने रहेगी, ठीक है। और जो जिस कोण के सापेक्ष आपको मेजर करना रहता है उसके सामने वाली जो भुजा रहेगी उसको लंब बोलेंगे, और जो बची हुई तीसरी भुजा रहेगी उसको हम लोग नाम देंगे आधार। तो ये किसी भी समकोण त्रिभुज में ये नियम फॉलो होते हैं, जो ये सारे जितने भी अनुपातों के जो रूल्स हैं या नियम है ये फॉलो इसी समकोण त्रिभुज में ही होते हैं। चलिए अब प्रथम चतुर्थांश में हम देखेंगे सारे अनुपात धनात्मक क्यों होते हैं। इसके लिए मैं ये दूसरे चतुर्थांश तीसरे चतुर्थांश को रख कर देता हूँ, इससे हमको क्लियर देखें। चलिए प्रथम चतुर्थांश में मैंने ये बिंदु ले लिया कोई से, इससे मैंने एक्स अक्ष को मिला दिया और इससे एक जो लाइन है वो मूल बिंदु से मिला। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना। 90 डिग्री का कोण इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे लंब डाला गया है, इसको लंबवत मिलाना रहता है। ये जो रेखा है इस पे लंब रहती है, लंब, और इसको मैंने एक्सिस मिला। तो इस बिंदु ए की निर्देशांक हो गए 4 हो गई। ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ये कोण इसके सापेक्ष हमको ऐसे करना है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा रहेगी कर्ण रहेगी। ये जो थीटा है इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी लंब रहेगी या परपेंडिकुलर रहेगी, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। और ये जो रहेगा यहां से यहाँ तक का भाग इसको बोलेंगे हम लोग आधार। तो हम ध्यान देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो भाग है लंब वाला भाग है इस भाग के बराबर है। मतलब लंब जो पीछे प्रदर्शित किया है परपेंडिकुलर, इसका मान 3 है। यहां से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आधार का जो मान है यहां से लेकर यहाँ तक रहेगा 4, उसको बेस बोलेंगे इंग्लिश में। 20 से प्रदर्शित किया मैंने, तो बी का मान 4 होगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो इसको सांकेतिक रूप में लिखा है h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h स्क्वायर ऐसा कैसा, p की जगह रख दिया 3, b की जगह रख दिया 4। h स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, h स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, 9 में 16 जोड़ा 25 और 25 का वर्गमूल निकाला 5। क्योंकि ये हमेशा इसके स्क्वायर रूट लेता है तो दो चिन्ह आते हैं, एक धनात्मक आता है एक ऋणात्मक आता है, लेकिन हमको हमेशा धनात्मक लेना है। वो इसलिए क्योंकि ये 2 धनात्मक संख्याओं का जोड़ है, वर्गों का जोड़ है, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का जोड़ है जो हमेशा धनात्मक रहेगा, इसलिए इसका मान हमेशा आपको धनात्मक मिलेगा कर्ण का मान। चलिए ये h का मान निकल गया। अब हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का मान आप जानते हैं 3 है, कर्ण का मान आपको 5 है, आप निकाल सकते हैं। तो 3 बटा 5 मिला। cos थीटा का मान सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है। tan थीटा का मान और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब है 3 है, आधार है 6। cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब, तो 4 बटा 3। sec थीटा का होता है कर्ण बटा आधार 5 बटे 6 और cosec थीटा का होता है कर्ण बटा लंब 5 बटे 3। तो देखिए अब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, सबका मान आपको धनात्मक मिलेगा। ठीक है, अब हम दूसरे चतुर्थांश की ओर चलेंगे। चलिए अब दूसरे चतुर्थांश की बात करें। दूसरे चतुर्थांश में हमने बताया था कि साइन और कोसेक का मान धनात्मक क्यों होता है। इसके लिए मैंने दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु लिया। इस बिंदु के निर्देशांक है -4 और 3, बाकी सबको मैंने रब कर दिया है, केवल हम दूसरे चतुर्थांश को ही देखेंगे। यहां पर इसको मैंने x अक्ष से मिलाया, इसको मैंने y अक्ष से मिलाया। x अक्ष से मिलाने पर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना।
एक्स अक्ष को मिलाने पर यहाँ पे -4 दिखा तो -4 और y अक्ष से मिलाने पर यहाँ पे मेरा 3 तो इसमें निर्देशांक हो गए -4। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग रहेगा वो रहेगा -4, व्यास का मान रहेगा -4 और लंब का मान रहेगा 3 और कर्ण का मान रहेगा, आपको निकालना पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमने p का मान रख दिया, मतलब लंब और आधार का मान रख दिया 3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग। 3 का वर्ग किया 9, 4 का -4 का वर्ग किया 16, 9 और 16 का मान, 9 और 16 का जोड़ा 25 और 25 का वर्गमूल 5। ये भी आपको हमेशा किसी भी केस में कर्ण का मान हमेशा धनात्मक मिलेगा। क्यों? क्योंकि धनात्मक संख्याओं का वर्ग और ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग दोनों धनात्मक होते हैं। चलिए अब मान रख के देखेंगे। cot थीटा का होता है सूत्र आधार बटे लंब। आधार का मान है -4, लंबा का मान है 3, -4/3। देखिए ऋणात्मक मिलेगा, cot का मान ऋणात्मक मिलेगा। sec थीटा का मान, sec थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान है 5, आधार का मान है -4, तो 5 बटा -4 होंगे। sec का मान भी आपको माइनस में लीजिए, मतलब ऋणात्मक मिलेगा। cosec थीटा का मान आप देखें, cosec थीटा का मान फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान 5 है, लंब का मान 3। साइन थीटा का मान लंब सूत्र होता है लंब बटा कर्ण 3 और 5। देखिए कोसेक और साइन आपको धनात्मक मिल रहा है और cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बेस b/h -4/5 और tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, मतलब 3/-4। तो ये मान और ये मान आपको मिल गए माइनस में और ये मान और ये मान आपको मिल गए प्लस में। तो इससे प्रूव हो गया कि जो साइन और कोसेक का जो मान है दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है और बाकी चारों त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान होगा ऋणात्मक। चलिए अब हम तीसरे चतुर्थांश की बात करें जिसमें tan और cot हमेशा धनात्मक होते हैं, बाकी जो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। प्रोसीजर वही रहेगी। तीसरे चतुर्थांश में एक बिंदु ले लिया, उसके निर्देशांक -4 और -3। इसको x अक्ष से इस पे लंब डाल दिया, y अक्ष पर इस पे लंब डाल दिया। यहाँ पे बना 90 डिग्री का कोण। इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी कर्ण रहेगी, यहाँ पे थीटा रहेगा, इसके सामने वाली भुजा रहेगी लंब। ये रहेगा आधार। कर्ण आपको फाइंड करना है, तो आपके पास कर्ण का मान पता लगाना है। लंब का मान -3 रहेगा, आधार का मान रहेगा -4। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसको हल किया तो हमारे पास मिलेगा h का वर्ग बराबर -3 का वर्ग 9 और -4 का वर्ग 16। h का वर्ग 9 और 16 जोड़कर 25, h बराबर 25 का वर्गमूल 5। तो अब यहाँ हमारे पास देखिए धनात्मक मिला है कर्ण, इस केस में भी हर केस में कर्ण का मान हमेशा आपको धनात्मक मिलेगा। अब हम इन सारे मानों को इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र में रख के देखते हैं। चलिए cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आधार की जगह रख दिया -4, कर्ण की जगह लंब की जगह रख दिया -3, माइनस से माइनस कट गया धनात्मक। cot का मान मिल गया आपको धनात्मक। sec थीटा का होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण की जगह 5, आधार की जगह -4, मान मिला आपको ऋणात्मक। cosec थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण की जगह रखा 5, लंब की जगह रखा -3, मान मिला ऋणात्मक। sin थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, लंब की जगह -3, कर्ण की जगह 5, मान मिला ऋणात्मक। cos थीटा का मान होता है, सूत्र होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण, आधार की जगह रखा -4, कर्ण की जगह रखा 5। tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, लंब की जगह रखा -3, आधार की जगह रखा -4, माइनस से माइनस के मान मिला धनात्मक। तो आप देखेंगे tan और cot के जो मान है वो आपको धनात्मक मिल रहा है और बाकी चारों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आपको मिलेगा ऋणात्मक। इसी प्रकार आप चौथे चतुर्थांश का निकाल सकते हैं। आप वो लोग करिएगा उसे कि क्लास में आप ये सिद्ध करके मुझे बताइएगा कि sec और cos का जो मान रहेगा धनात्मक रहेगा और बाकी शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके मान रहेंगे ऋणात्मक। हेलो स्टूडेंट्स, हम त्रिकोणमितीय फलनों का अगला टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं। अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय समीकरणों का मुख्य हल। अब हम ये समझें कि ये होता क्या है। सबसे पहले त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है वो हम समझें,
उसके बाद उसका मुख्य हल क्या होता है या प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है वो हम समझें। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है। एक ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात सम्मिलित हो और कोई चर सम्मिलित हो, ऐसे समीकरण को हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। जिसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे sin x बराबर 1/2। तो आप देखें यहाँ पर इस x एक वेरिएबल है, चर है जिसका मान परिवर्तित होता है, या थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात भी है और ये चूंकि बराबर का चिन्ह है तो ये एक समीकरण भी है। तो ऐसे समीकरणों को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। तो त्रिकोणमितीय समीकरण अब ऐसे cos x वाले भी हो सकते हैं, tan x वाले भी हो सकते हैं, cosec x वाले भी हो सकते हैं, जिसमें भी त्रिकोणमितीय अनुपात या उसके जो त्रिकोणमितीय फलन का सम्मिलित होता है, ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय फलन सम्मिलित होता है, तो ऐसे समीकरणों को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। दूसरी बात, अब इसका मुख्य हल क्या होता है। मुख्य हल क्या होता है कि त्रिकोणमितीय फलनों में या त्रिकोणमितीय जब भी हम इनका मान कैलकुलेट करते हैं, या हमने पढ़ा है कि और ऐसे ही tan के मान 180 के बाद रिपीट होते रहते हैं, साइन और cos के मान 360 डिग्री के बाद रिपीट होते रहते हैं, तो इनके मान रिपीट होते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए sin x बराबर 1/2, ये हम जानते हैं कि sin 30 का मान है। sin 30 मतलब π/6 का मान है। तो π/6 इसका एक मुख्य हल का एक होगा। इसका मान जरूरी नहीं कि π/6 केवल π/6 का मान ही 1/2 है, और भी ऐसे मान होंगे 0 से 360 के बीच या 0 से 2π के बीच जिसका मान 1/2 होगा। वो सारे मानों को अगर हम लिख लें इकट्ठा करके, तो उन सारे हल को हम लोग बोलते हैं मुख्य हल बोलते हैं। इसके लिए हम पहले ये प्राय देखते हैं कि साइन और cos के मान 2π के बाद रिपीट होते रहते हैं, ऐसे ही tan के मान पाई के बाद रिपीट होते रहते हैं। तो मतलब कुछ समय बाद इनके मान वही आ जाते हैं जो अभी है। तो इसीलिए हम कुछ पैटर्न हमने निकाला है कि हम उसके मानों को कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है। देखिए साइन पाई माइनस थीटा, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये दूसरा चतुर्थांश है। यहाँ पर थीटा न्यून कोण है, पाई 180 डिग्री है, ये मान के हम थोड़ी देर के लिए समझे कि दूसरे 180 में से थीटा घटाया मतलब न्यून कोण घटाया, कुछ भी हम राशि घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम पाई माइनस थीटा देखेंगे तो हम उसका सीधा सा अर्थ निकालेंगे कि दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही। इसी प्रकार पाई प्लस थीटा हम जब भी देखेंगे तो हम समझेंगे कि तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है। इसी प्रकार 2π माइनस थीटा अगर हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है। इसको और एक और अन्य तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हमको केवल इतना याद रखना है कि जब भी पाई माइनस थीटा लिखा हो तो हम दूसरे चतुर्थांश से संबंधित बात करेंगे, पाई प्लस थीटा लिखा हो तो हमको तीसरे चतुर्थांश की बात करेंगे, और 2π माइनस थीटा लिखा हो तो हम लोग चौथे चतुर्थांश की बात करेंगे। और इसको याद रखना, इन चीज़ों को बहुत सिंपल है। आप देखते हैं दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे। देखिए साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव आपको कर देना है। इधर भी तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव है। और चौथे चतुर्थांश में सेक और कॉस पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब रहेंगे नेगेटिव। ठीक है, वो कुछ मैंने गलत कर दिया था तो उसको करेक्ट कर दिया। तो ये याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं मुख्य हल की। तो मुख्य हल क्या होता है कि मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए समझें कि साइन 30 का मान, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लीजिए कि साइन 45 का मान 1/2 है। मान लीजिए साइन 135 का मान भी अगर 1/2 निकले, मान लीजिए साइन 45 का मान लीजिए 1/2 है। साइन 135 का मान लीजिए कि 1/2 है। देखिए दोनों मान एक जैसे हैं, मतलब मान रिपीट हुआ। साइन 45 का मान साइन 135 पे रिपीट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 45 है और 135 है, अगर हो सकता है और आगे निकालें और मान ऐसे साइन के ऐसे मान निकले जिसका मान 1/2 हो।
हमको ऐसे सारे मान लिखना है जो 360 से छोटे हों और 0 से ज़्यादा हो। वो सारे मानों को हम लोग बोलेंगे उसका मुख्य हल बोलेंगे या प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अगर इसकी बात करेंगे कि साइन एक्स बराबर 1/2 का अगर मुख्य हल ज्ञात करना हो तो हम बोल सकते हैं कि 45 भी है और 135 भी है। ये 135 और 45 दोनों को हम लोग इसका मुख्य हल बोलेंगे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमको और समझ में आएगा कि हमको ये ज्ञात कैसे करना है। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है cot x बराबर -√3। आपको इसका मुख्य हल ज्ञात करने के लिए दिया गया है, तो क्या करें, कैसे करें? बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है मान ये पता लगाना है कि ये √3 किसका मान होता है। 30 का मान √3 होता है। तो cot 30 को हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने सवाल है कि cot x बराबर -√3, आपको इसका मुख्य हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखना है कि √3 किसका मान होता है। आप देखेंगे ये होता है cot 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे स्टार्ट में और यहाँ पे लिख देंगे cos 30 डिग्री। इसके बाद हम इसको रेडियन में बदल लेंगे तो इजी रहेगा हमारे लिए। cot x बराबर cot, रेडियन में इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा π/6। रेडियन में कैसे बदलते हैं? बहुत आसान है। इसमें हम लोग π/180 का गुणा कर देंगे, π/180 का गुणा कर देंगे तो जो आंसर मिलेगा वो हमको मिलेगा π/6। तो ये रेडियन में इसको बदल लिया। अब हमको ये देखना है ये जो π/6 है, हमको चाहिए माइनस की वैल्यू। हमको ये देखना है कि जो cot माइनस में कौन से चतुर्थांश में होता है। इसके लिए हम ये तीनों चतुर्थांश में लिखेंगे। पहले चतुर्थांश में तो सभी धनात्मक होते थे, उसको लिखने की जरूरत नहीं। cot की हमको माइनस वैल्यू चाहिए, तो आपको देखना है कि कौन से चतुर्थांश में होती है। cot की जो माइनस वाली वैल्यू है वो कौन से चतुर्थांश में होती है। देखिए cot मतलब माइनस में कहाँ कहाँ रहता है। देखिए आप देखिए दूसरे चतुर्थांश में आपको cot माइनस में मिलेगा। ये देखिए दूसरे चतुर्थांश में आपको cot माइनस में मिलेगा, cot माइनस में मिलेगा और चौथे चतुर्थांश में आपको cot माइनस में मिलेगा। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको दो चतुर्थांश में cot के मान निकालना है। एक दूसरे चतुर्थांश में cot का मान निकालना है और एक चौथे चतुर्थांश में cot का मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। चतुर्थांश में cot का मान निकालना, तो कैसे करेंगे? हमको cot का माइनस वाला मान चाहिए। माइनस वाला मान cot का दो जगह पर है, दूसरे चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में। फिर क्या करना है हमको? केवल इधर ये इस फॉर्मूले पे जाएंगे, हम दूसरे चतुर्थांश के फार्मूले पे जाएंगे। दूसरे चतुर्थांश में cot का फार्मूला है cot पाई। थीटा की जगह आपको लिख देना है। थीटा की जगह आपको क्या लिखना है? थीटा की जगह आपको लिखना है ये संख्या π/6। अगली लाइन में आपको क्या करना है? इसको इसमें से घटा देना है। इसमें से इसको घटा देंगे, एलसीएम लेके घटाएंगे तो ये 6 पाई माइनस 1 पाई बचेगा हमारे पास cot 5π/6। और ये जो cot 5π/6 है ये किसके बराबर रहेगा? माइनस cot π/6 के बराबर रहेगा। तो हमारे पास दूसरे चतुर्थांश का cot का एक मान मिल गया। उस मान को हम बोलेंगे 5π/6। 5π/6 ये दूसरे चतुर्थांश में cot का मान है। लेकिन चूंकि मान cot के माइनस के जो मान है वो दो जगह पर है। आप देखेंगे कि दूसरे चतुर्थांश में है और चौथे चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश का मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले चतुर्थांश के सारे मान लगभग याद हो जाते हैं 10वीं तक, ठीक है। अब चौथे चतुर्थांश के मान कैसे निकालेंगे? चौथे चतुर्थांश के मान निकालने के लिए वही सिंपल प्रोसेस है। हमको cot का त्रिकोणमितीय समीकरण हमारे पास cot का है, तो हम जाएंगे cot लिख देंगे, cot लिखेंगे 2 पाई, लिखेंगे 2 पाई लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लिख देंगे और ये संख्या जो हम यहाँ पर लिखी थी π/6 यहाँ पर लिख देंगे, π/6 लिख दिया। इसको हल करेंगे तो 6 का गुणा 2 में हो जाएगा 12 पाई, 12 पाई में से 1 पाई घट जाएगा तो 11 पाई। तो cot 11π/6 ये मान रहेगा इसके बराबर माइनस cot π/6। तो हमारे पास दो मान मिल गए cot के। एक मान मिला 5π/6, ये है दूसरे चतुर्थांश में मान है, और 11π/6
ये है चौथे चतुर्थांश का मान है। तो ये 5 π/6 और 11 π/6 को हम इस समीकरण का मुख्य हल बोलेंगे। बात सारी समझ में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे हमको थोड़ा क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपको लेना है कि 10x बराबर, आपको इसका मुख्य हल याद करना है 10x बराबर √3। तो आप जानते हैं तो धन वाला मान है तो धन वाला मान, ये सिंपल सा मान है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये होता है 10 60 का मान, 10x और 10 π/3। सबसे पहले ये करना है, बहुत सिंपल है, आसानी से कर लेंगे। ये √3 होता है 10 60 का मान, 60 को लिख सकते हैं रेडियन में, π/3 कर दें। इसके बाद क्या करना है, हमको ये देखना है कि ये जो हमको मान मिला है धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो ये 10 जो है धनात्मक मान है इसका। तो 10 का जो धनात्मक मान है वो कौन से चतुर्थांश में रहता है? एक पहले में रहता है, एक तीसरे में रहता है। पहले का मान तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 60 डिग्री पहले चतुर्थांश का ही मान है, तो इसका निकालने की आपको जरूरत नहीं। अब तीसरे चतुर्थांश में देखो, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले तीसरे चतुर्थांश में 10, ये रहा 10, लिखेंगे 10 पाई प्लस थीटा। पाई थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे, हमको जो लिखा है ये π/3 10। इसको हल कर लेंगे इस तरफ तो हो जाएगा, इसको हो जाएगा 4 π/3 और ये जो मान रहेगा आपका इसके बराबर रहेगा 10 π/3। तो हमको इसका मुख्य हल क्या हो जाएगा, दो संख्याएं मिली हमको, एक मिला आपको 4 π/3 और एक मिला π/3। तो 4 π/3 और π/3 इस त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य हल है। एक सवाल और लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मुख्य हल कैसे ज्ञात करते हैं त्रिकोणमितीय समीकरणों के। त्रिकोणमितीय समीकरणों के मुख्य हल कैसे ज्ञात करते हैं और देखें। तो 10x बराबर ले लीजिए माइनस का 1/√3। ठीक है, अब आपको इसको मुख्य हल ज्ञात करना है। सबसे पहला काम, आप इस माइनस को थोड़ी देर के लिए ना देखें, आप इस तरीके से माइनस का चिन्ह इसको बाहर लिखें, 10 लिखें और ये देखें 1/√3 आपको मान याद होगा। 1/√3 10 में किसका मान होता है? तो 1/√3 जो 10 में मान होता है वो होता है 10 30 डिग्री का। सबसे पहला काम। इसके बाद आपको ये 30 को रेडियन में बदलना है। तो हमारे पास मिल जाएगा 10x बराबर माइनस का 10, ये मिलेगा हमको π/6। π/6 मिल गया। इसके बाद आगे बढ़ें, हमको ये देखना है कि ये जो मान है 10 का जो मान है माइनस में कौन से, हमको माइनस वाला मान चाहिए। ये देखिएगा 10 का जो माइनस वाला मान है कौन से चतुर्थांश में स्थित है। 10 माइनस कौन कौन से चतुर्थांश में होता है? देखिए 10 का मान माइनस में कौन से चतुर्थांश में होता है। देखिए अब देखिए ध्यान से, दूसरे चतुर्थांश में 10 का मान माइनस में होता है और तीसरे चतुर्थांश में 10 का मान होता है प्लस का है, तो इसको नहीं लेना है। चौथे चतुर्थांश में 10 का मान होता है माइनस का, तो इसको लेना है। पहले चतुर्थांश का नहीं लेना है क्योंकि पहले चतुर्थांश में सब प्लस के होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हल करें। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे दूसरे चतुर्थांश को। दूसरे चतुर्थांश का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, 10 सबसे पहले लिखेंगे पाई, थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे ये संख्या π/6। इसको हल करें, 10 6 पाई माइनस 1 पाई तो हो जाएगा 5 π/6। इसको इधर भी लिख सकते हैं बराबर करके, बराबर, और ये बराबर हो जाएगा -10 π/3 का, -10 π/6। तो हमको एक वैल्यू मिली है। ये वैल्यू हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये है π/6 मतलब 180/6। 180/6 मतलब ये वैल्यू हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि ये जो है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पहले चतुर्थांश का मान होता है, इसलिए हम उस वैल्यू को नहीं ले रहे हैं। अब हम
तो हमारी जो दूसरे चतुर्थांश की वैल्यू निकली है tan की, वो है 5π/6। अब इसी प्रकार हम लोग चौथे चतुर्थांश का मान निकालेंगे tan में। चौथे चतुर्थांश का मान निकालेंगे। चौथे चतुर्थांश का मान निकालने के लिए आपको क्या लिखना है, ये चीज़ लिखना है, tan लिखना है, 2π लिखना है, माइनस लिखना है। थीटा की जगह आप सभी जानते हैं क्या लिखना है, थीटा की जगह लिखना है आपको π/6। इसको हल करना है पहले, 6 का गुणा 2 में कर देंगे 12, 12π में से 1π घटा देंगे तो हमको मिलेगा tan 11π/6 और ये जो मान रहेगा इसके बराबर रहेगा tan π/6। ये जो संख्या है 11π/6 और ये कौन से चतुर्थांश का है, ये चौथे चतुर्थांश का कोण है, और जो 5π/6 है वो कोण था। तो 5π/6 और 11π/6 को हम लोग बोलेंगे इसका मुख्य हल। ठीक है, एक फाइनल सवाल लेते हैं और फिर एंड करते हैं। कोसेक एक्स का ले लेते हैं, बराबर लिखा हुआ है -√2। तो आपको पता लगाना है कि ये जो कोसेक एक्स है इसका जो मान है वो इसका इस समीकरण का मुख्य हल ज्ञात करना है। तो उसका मुख्य हल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है कोसेक एक्स बराबर माइनस, यहाँ पे लिखना है कोसेक और यहाँ पर लिखना है ये जो 2 है, कोसेक में किसका मान होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो कोसेक 30 का मान जो होता है वो 2 होता है, तो माइनस कोसेक 30। इसके बाद हमको करना है कोसेक एक्स बराबर, इसको हम लोग लिख लेंगे 30 को हम लोग लिख लेते हैं π/6 और सब π/6 वाले ही आ रहे हैं। अब कोसेक π/6 हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, ये ढूंढना है कि ये जो कोसेक का मान माइनस में कहाँ पर होता है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कोसेक माइनस में कहाँ होता है। कोसेक माइनस में होता है, एक होता है तीसरे चतुर्थांश में और एक होता है चौथे चतुर्थांश में। कोसेक जो प्लस में होता है वो दूसरे में होता है और पहले में होता है। तो हमको निकालना है, इसकी वो वैल्यू निकालना है जो कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो तीसरे चतुर्थांश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, इससे इस वाले भाग से, इधर वाले भाग से निकालेंगे। तो तीसरे चतुर्थांश की वैल्यू निकालेंगे कोसेक, पाए लिखेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे। थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप ही बताएं, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, π/6। इसको हल कर लेंगे पहले, 6π + 1π कोसेक 7π/6, कोसेक 7π/6। ये जो मान रहेगा इसके बराबर रहेगा, आप चाहो लिख सकते हो माइनस का कोसेक π/6। ये मान जो 7π/6 है कौन से चतुर्थांश का मान है, ये तीसरे चतुर्थांश का मान है। कैसे पता चला, इससे पता चला। ठीक है, पाए प्लस, क्योंकि हमने ये सूत्र उपयोग किया है। अब चौथे चतुर्थांश का मान निकालेंगे कोसेक में, तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। ये रहा चौथा चतुर्थांश, उसका फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर है 2π - थीटा। 2π लिख देंगे, थीटा की जगह क्या लिखना है, सभी जानते हैं क्या लिखना है, 2π - π/6। हल करेंगे, 6 का गुणा 2 में करेंगे 12, 12π में से 1π घटाएंगे तो 11π/6। तो हमको ये बराबर रहेगा किसके, माइनस कोसेक π/6 के। तो हमको 2 वैल्यू मिली, एक मिली हमको 7π/6 और एक मिली हमको 11π/6। तो ये जो 2 मान रहेंगे इसी को हम लोग बोलेंगे इस त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल।